All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we attempted past paper questions of inventory valuation. हमने past paper के question inventory valuation के topic से attempt किए, right? Last class में आज हम continue करेंगे. Same हमारा inventory valuation past paper की class है हमारे पास. So, this question is from May June 19 variant 22. ये question हमारा जो है वो May June 19 वेरिएंट 22 से है. मैं आपके सामने इसका पेपर मेंशन कर देता हूं. सर दिस पेपर इज फ्रॉम मे जून 19 वेरिएंट 22. मे जून 19 वेरिएंट 22. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. देखते हैं इस सवाल में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से एग्जामिनर हमसे क्या क्या चीजें मांग रहा प्रोवाइड कर रहा है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एग्जामिनर की. Jessie is a manufacturer and uses a single raw material to make her product. The following table shows inventory transactions for the month of March 2019. अब कह रहे हैं जैसी एक मैन्युफैक्चरर है, सिंगल रॉ मटेरियल यूज करती है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए. टेबल जो है वो कुछ इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस दिखा रहा है. नोट कीजिएगा, टेबल जो है वो कुछ इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस दिखा रहा है. अब इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस की डिटेल हमारे पास इस टेबल पे मौजूद है. इस टेबल के अकॉर्डिंग 1 मार्च को वी हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1500 किलोज एट 1.90 पर किलो. अच्छा, अब आप नोट करो, देखो डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है और डेट्स के साथ बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है. आप देखो, बहुत क्लियरली बता दिया. अंडरस्टैंड कीजिएगा. अपने आप को जैसी की जगह रख के सोचेंगे तो सवाल ज्यादा आसानी से समझ आएगा. आप जैसी हैं, ठीक हो गया. और 1 मार्च को आपके पास एक रॉ मटेरियल की क्वांटिटी अवेलेबल है 1500 किलोस, और वो आपने $1.90 पे खरीदे हुए थे जो आपके पास अवेलेबल हैं. सो दैट मींस 1500 एट 1.9 का मतलब है इस वक्त आपके वेयर हाउस में, जैसी के वेयर हाउस में जो मटेरियल्स मौजूद हैं वो हैं $2850 के. दे आर ऑफ $2850. ठीक है. 3 मार्च, रिसीट्स. रिसीट्स का मतलब है रॉ मटेरियल आ रहे हैं. अब आप देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपने पढ़ा है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बात होती है. रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट मतलब पैसे का आना, पेमेंट मतलब पैसे का जाना. यहां रॉ मटेरियल की बात कर रहा है तो रॉ मटेरियल का आना, रिसीट मतलब रॉ मटेरियल का आना. तो जैसी ने रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया होगा, रॉ मटेरियल रिसीव किया. सर कितने किलोज रिसीव किया? 3500 किलोज रिसीव किया, एंड दैट एट $1.92. ये 1.92 पे, क्या बात है उमर, बेहतरीन हो गया. सो सर दैट इज $6720. ये आ गया $6720. ठीक है. ये 3 मार्च को जैसी ने रिसीव किया है. दिस इज द रॉ मटेरियल जैसी इज रिसीविंग ऑन 3 मार्च. इसके बाद 10 मार्च को फिर रिसीव किया 2000 किलोस एट 1.95. तो 2000 एट 1.95, $3900. $3900 का मटेरियल रिसीव किया. और सर मार्च 17 को रिसीव किया 1500 किलोस एट $2. तो दैट मेक्स $3000. अब आप ये देखें, नोट कीजिएगा, जैसी के पास 1 मार्च को वेयर हाउस में इन्वेंट्री मौजूद थी रॉ मटेरियल्स की, और 3 मार्च को, 10 मार्च को, 17 मार्च को जैसी ने रॉ मटेरियल रिसीव किए हैं. किलोज भी लिखे हुए हैं, पर किलो रेट भी लिखा हुआ है, और डॉलर अमाउंट भी उसकी हमने निकाल ली कि ये टोटल रिसीट्स कितने की होंगी. अब आप जरा अंडरस्टैंड करें, अभी तक तो सिर्फ हमें यह बताया है कि जैसी ने रॉ मटेरियल कितने कितने रिसीव किए हैं. रॉ मटेरियल यूज की तो कोई बात ही नहीं बता रहा. ये लिखी हुई, जैसी यूजेस द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मैथड.
अब आप देखिए जैसी क्या यूज करते हैं, जैसी क्या यूज करती है, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो इन्वेंट्री, जो रॉ मटेरियल पहले आया हुआ होगा वो पहले यूज होगा। टू वैल्यू हर इन्वेंट्री द फॉलोइंग इश्यूज टू प्रोडक्शन टुक प्लेस। अच्छा, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जैसी इज नॉट अ ट्रेडर हेयर इन दिस क्वेश्चन। हमने अगर आपको याद होगा, हमने एक क्वेश्चन किया था आरबी का। आरबी कमेंस द बिजनेस ऑफ सेल फोन, और वो सेल फोन खरीदती और बेचती थी, राइट? ऐसा ही है ना? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसमें वो ट्रेडर था, उसमें वो ट्रेडर थी, जो भी बिजनेस, जो भी ओनर था, दैट वाज अ ट्रेडिंग बिजनेस, बट दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बिल्कुल उमर, यही बात है, बिल्कुल बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब ये कि वो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल नहीं बेचेंगे, बल्कि उस रॉ मटेरियल को यूज करेंगे। अब बता रहे हैं आरबी ने इस रॉ मटेरियल को कैसे यूज किया। कह रहे हैं 5 मार्च को इस इस सारे रॉ मटेरियल्स में से आरबी ने 3000 किलोज यूज किया, और 23 मार्च को आरबी ने 4500 किलोज यूज किया। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां पर स्टूडेंट के सवाल आते हैं। आपके सवाल आने से पहले मैं आपके सामने बात कर लेता हूं। स्टूडेंट पूछता है, सर यहाँ रेट तो लिखा हुआ नहीं है, ये 3000 किलोज यूज किए हैं, एट व्हाट रेट सर? रेट तो लिखा हुआ नहीं है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहाँ रेट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो 3000 किलोज आरबी, ये जैसी 5 मार्च को यूज कर रही है, ये कौन कौन से टाइम के मटेरियल हैं जो वो यूज कर रही है। जब उसको मिले होंगे वहां से रेट उठाने पड़ेंगे हमें, जब ये मिले होंगे वहां से हमें रेट उठाने पड़ेंगे। दैट्स द पॉइंट ओवर हेयर। इसलिए रेट नहीं लिखे हुए हमारे पास, हमें रेट उठाने पड़ेंगे वो डेट से जब आरबी इसने, जैसी ने ये रॉ मटेरियल्स मंगवाए और यूज किए। ठीक है, अब आप गौर से देखिएगा, पार्ट A1 में क्या रहा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग इन डॉलर्स, द वैल्यू ऑफ इश्यूज टू प्रोडक्शन ऑन 5 मार्च। अच्छा, अब आपके सामने जो मैं वर्किंग करूंगा, दैट वर्किंग ऑल्दो डिटेल होगी, समझ लीजिएगा, इतनी डिटेल वर्किंग की इस पार्ट में जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 मार्क्स का पार्ट है, आप पेपर में अटैम्प्ट करने जाएंगे, या जब हम अपने पास पेपर सेशन, प्रॉपर पास पेपर सेशंस कर रहे होंगे, तब आप देखेंगे मैं एज सच डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट आज यस, मैं डिटेल में जाऊंगा, आपको पूरा पैटर्न समझाऊंगा कि ये 3000 किलोज की कॉस्ट निकालेंगे कैसे। सवाल ये कह रहा है, जैसी ने 5 मार्च को जो 3000 किलोज यूज किए हैं, ये लीजिए, जैसी ने 5 मार्च को जो 3000 किलोज यूज किए हैं रॉ मटेरियल अपनी प्रोडक्शन के लिए, उसकी वैल्यू निकाल के बता दो। तो कैसे निकालेंगे, गौर से देखिएगा, फोकस कीजिएगा। अच्छा, आई विल बी आस्किंग यू गाइस क्वेश्चन। आमना, हामिद, उमर, सईद, शायान, उमे रुमान, यूसुफ, जारा, बच्चों आई वुड बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, आपने मुझे जवाब देने हैं। ठीक है, आपने मुझे जवाब देने हैं, ताकि हम फिर इस क्वेश्चन को के इस पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, नोट कीजिएगा सर, 3000 किलोस, 3000 किलोस यूज किए हैं जैसी ने 5 मार्च को। अच्छा ये बताओ, क्या ये 5 मार्च में जो जैसी के पास 3000 किलोज यूज कर रहे हैं, उस दिन जैसी के पास कितने किलोज मौजूद थे? ये मेरा पहला सवाल है। कैन यू आइडेंटिफाई? बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। कैन यू गाइज आइडेंटिफाई 5 मार्च को जैसी के पास कितने किलोज मौजूद थे? एक दफा दोबारा देख लें, 5 मार्च को जैसी के पास कितने किलोस मौजूद थे? कितने किलोस, हाउ मच किलोस ऑफ मटेरियल वॉज अवेलेबल टू जैसी? ओके, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है आमना, बिल्कुल ठीक है उमर, उमर उमान। हाँ, अब सवाल शायद अब गालिबन समझ आया, तो अब इसका जवाब आया। व्हाट अबाउट हामिद, सईद, शायान, यूसुफ, जारा? हाँ भाई, 3000 किलोज तो यूज किए, लेकिन सर 5 मार्च को
जैसी के पास 5000 किलोज अवेलेबल थे, 5000 किलोज अवेलेबल थे। पता है ये कैसे मिला हमें? पहले से 1500 किलोज अवेलेबल थे उसके पास, और 3 मार्च को उसने 3500 किलोज और रिसीव किए। उसके बाद रिसीव किए 10 मार्च को, तो इसका मतलब बीच में 5 मार्च भी तो आ गई, बीच में 5 मार्च भी तो आ गई। तो क्या कुछ इस तरीके से टाइमलाइन बन सकती है? गौर से देखिएगा, क्या कुछ इस तरीके से टाइमलाइन बन सकती है कि मार्च 1 को उसके पास 1500 किलोज अवेलेबल है, मार्च 3 को 3500 और आए, गौर सॉरी ये देखिएगा, 3500 और आए, तो सर अब 5000 किलोज अवेलेबल है। 5 मार्च को इसमें से 3000 किलोज यूज हो गए, तो अब 2000 किलोज इसके पास अवेलेबल है। इज दिस राइट? इज दिस राइट? क्या यहां तक बात समझ आ गई है? क्या यहां तक बात समझ आ गई है? 5000 किलोज अवेलेबल थे, 3000 किलोज यूज कर रहे हैं। अब सुनिएगा, ये जो 3000 किलो यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब, पहले जैसी ये 1500 यूज करेगा, इज दिस राइट? पहले जैसी ये 1500 किलो यूज करेगी रॉ मटेरियल जो उसके पास पहले से मौजूद है, तो नोट कीजिएगा सर, 1500 किलोज सबसे पहले वाले यूज होंगे, 1500 किलोज सबसे पहले वाले यूज होंगे, और वो हैं एट $1.90। आपने, मैंने क्वेश्चन रेस किया था ना, मैंने क्वेश्चन रेस किया था कि सर यहां पर स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं, हर साल इन्वेंट्री वैल्यूएशन के इस सवाल में बच्चे ये सवाल पूछते हैं, सर यहाँ रेट तो लिखा हुआ नहीं है। तो बेटे देखो, ये रेट यहां से मिला हमें कि अच्छा ये 1500 किलो $1.90 पे खरीदे हुए थे। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी कॉस्ट हो गई 2850। अच्छा अब जरा मुझे ये बताएं, 1500 किलो तो उसने शुरू वाले यूज कर लिए, 1500 किलो ओपनिंग वाले, और 3000 किलो उसने अभी यूज किए, तो अब दूसरी वाली जो 3 मार्च को इन्वेंट्री रिसीव हुई है, उसमें से कितने किलो यूज करेंगे? उसमें से रिमेनिंग 1500 किलोज यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये मिल के आपके 3000 किलोज बनेंगे, दैट आर यूज ऑन 5 मार्च। तो ये जो 5 मार्च को 3000 किलोज यूज हो रहे हैं, 1500 किलो यहां से यूज हो रहे हैं, ये रहे, और इसमें से रिमेनिंग 1500 किलोज यूज हो रहे हैं। जो रिमेनिंग 1500 किलोज यूज हो रहे हैं, दैट इज एट 1.92, और इसकी वैल्यू हमारे पास बनती है 1500 एट 1.92, इसकी वैल्यू बनती है 2880। नोट कीजिएगा, इसकी टोटल अमाउंट बनती है हमारे पास 5730। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय जेसी ऑन 5 मार्च। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? यस प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ दिस इज क्लियर। गिव मी अ थम्स अप इफ दिस इज क्लियर। यहां तक बात समझ आई हो? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलें, परफेक्ट हो गया। ऑल राइट ऑल राइट, आगे चलते हैं। अब अगले पार्ट में एग्जामिनर कह रहा है द वैल्यू ऑफ इश्यूज टू प्रोडक्शन ऑन 23 मार्च। अब एग्जामिनर कह रहा है 5 मार्च की तो आपने निकाल ली ना, 5 मार्च की तो आपने वैल्यू निकाल ली, 23 मार्च की वैल्यू निकाल के दो। जो 23 मार्च को जैसी ने 4500 किलोज यूज किए हैं, अब उसकी वैल्यू मांग रहे हैं। जो जैसी ने 23 मार्च को 4500 किलोज यूज किए हैं, अब उसकी वैल्यू मांगी जा रही है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपके सामने टाइमलाइन कंप्लीट कर दूं जरा, मैं आपके सामने टाइमलाइन कंप्लीट कर दूं, फोकस कीजिएगा।
5 मार्च को 3000 किलो यूज करने के बाद जैसी के पास अवेलेबल थे 2000 किलोज। यहां तक तो हम पहुंच चुके थे। इसके बाद जैसी ने 10th को और ऑर्डर किए 2000 किलोज, तो हो गए 3000 किलोज। उसके बाद जैसी ने 17th को और ऑर्डर किए 1500, हो गए 4000। नहीं 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 नहीं, कहीं कहीं पे सॉरी सॉरी, हाँ ये गलती हो रही है एक। ये 3000 नहीं बल्कि 4000 कहलाएगा। 2000 किलोज यहां पे मौजूद थे, 2000 किलोज और खरीदे, तो ये बन गए 4000 किलोज। और फिर 1500 किलोज और खरीदे, तो सर ये हो गए 5500 किलोज। अब जैसी के पास 5500 किलोज अवेलेबल थे बाय 17th मार्च। 17th मार्च को रिसीव होने के बाद, गुड्स रिसीव होने के बाद, रॉ मटेरियल रिसीव होने के बाद 5500 किलोज अवेलेबल थे। बट 23rd मार्च को उसमें से 4500 किलोज यूज हो रहे हैं। अब आप जरा गौर से देखिएगा सर, 23rd मार्च को, प्लीज गौर से देखिएगा, 23rd मार्च को जो 4500 किलोज यूज हो रहे हैं उसमें सबसे पहले तो वो 2000 किलोज हैं। ये देखिएगा, वो 2000 किलोज हैं जो जैसी के पास 5th मार्च के बाद मौजूद थे। 5th मार्च के बाद 2000 किलोज मौजूद थे। ये 2000 किलोज यहां से मिले हैं हमें। इसमें से, इस 3500 में से सिर्फ 1500 यूज हुए थे पहले। आप यहां पे देख सकते हैं। इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? ये बात समझ आ रही है? जो जैसी ने 3rd मार्च को 3500 किलोज रिसीव किए थे, ये रहे, उसमें से सिर्फ 1500 यूज हुए थे, 2000 मौजूद थे। तो 23rd मार्च को जो 4500 किलो यूज कर रहे हैं उसमें पहले ये 2000 किलो यूज होंगे एट 1.92। ये लीजिए बेटा, तो ये हो गया 3840। ठीक हो गया। जैसी ने ये 2000 किलोज यूज कर लिए। इसके बाद जैसी और 2000 किलोज ये वाले यूज करेगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए हैं रॉ मटेरियल वो पहले यूज होंगे। 2000 किलोज, 2000 किलोज एट 1.95। उमर थैंक यू, 3900। अच्छा अब ये बताओ, टोटल 4500 किलोज, टोटल 4500 किलोज यूज करने थे। 4000 किलो तो ये हो गए। अब और कितने किलो रह गए? सर अब 500 किलोज रह गए। जैसी हैज टू यूज 500 किलोज मोर, और ये 500 किलो इधर से मिलेंगे, इस 1500 से मिलेंगे। तो ये आए हैं $2 पे। 500 किलोज एट डॉलर टू 1000। 1000। तो अब आप नोट कीजिएगा, मैं यहां पे डॉलर अमाउंट निकाल रहा हूं। 3840 प्लस 3900 प्लस 1000, 8740। ये लीजिए बेटा, ये हो गई हमारे पास 23rd मार्च के रॉ मटेरियल यूज की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज ऑन 23rd मार्च। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोथिंग इन्वेंट्री एट 31st मार्च। कह रहे हैं 31st मार्च की
क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के बताओ। तो सर मैं सिर्फ आप सबसे एक सवाल पूछूंगा और बहुत बेसिक सा सवाल होगा। 17 मार्च को 5500 किलोज अवेलेबल थे, उसमें से 23 मार्च को 4500 किलोज यूज हो गए, बताओ कितने किलोज रह गए। सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। 5500 किलोज अवेलेबल थे 17 मार्च को, 4500 किलोज यूज हो गए, कितने किलोज रह गए। बिल्कुल ठीक उमर, बिल्कुल ठीक बेटा। आमना बिल्कुल ठीक, हामिद बिल्कुल ठीक बेटा, उमर रुमान बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। सर 1000 किलोज रह गए। 1000 किलोज, ये लीजिएगा बेटा, 1000 किलोज एट $2। अच्छा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है पहले वाले तो सारे गुड्स यूज हो चुके होंगे, पहले वाले तो सारे इन्वेंट्री यूज हो चुकी होगी, ये आखिरी वाले ही बचे हुए होंगे ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है आखिरी वाले बचे हुए होंगे, तो आखिरी वाले आए ही $2 पर हैं। दिस इज $2000। ये हो गई हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। अब एग्जामिनर हमसे, दिस इज इट, ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट डन हो गया। इस सवाल का पार्ट बी है, स्टेट 2 एडवांटेजेस टू अ बिजनेस ऑफ यूजिंग द फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एग्जामिनर पूछ रहा है कि 2 एडवांटेजेस बता दो फीफो मेथड के जो होते हैं। पहला सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वेरी इजी टू ऑपरेट। दिस इज वेरी ट्रू अबाउट इट। फीफो फीफो की ये खुसूसियत है, इट इज वेरी इजी टू ऑपरेट। या जो पहले गुड्स आए थे वो पहले जाएंगे तो इन्वेंट्री को मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। इट इज वेरी इजी टू ऑपरेट, ठीक है ना। अकाउंटिंग के लिए भी वेरी इजी टू कैलकुलेट है, इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। अच्छा, यहां दो मांगे, मैं आपको 3 एडवांटेजेस दे दूंगा। यहां 2 मांगे हैं, मैं आपको 3 एडवांटेजेस दे दूंगा, एक मेरी तरफ से फ्री में बोनस में। दाओ क्या याद रखोगे, ठीक है। पहला है वेरी इजी टू ऑपरेट, दूसरा सुन लीजिएगा, दूसरा सेकंड है हमारे पास वेरी प्रैक्टिकल एंड डज नॉट लीड्स टू प्रोडक्ट एक्सपायरीज। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल है और प्रोडक्ट की एक्सपायरीज नहीं होने देता, क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले बाहर चले आएगा। तो प्रोडक्ट एक्सपायरी, शेल्फ लाइफ उसकी बड़ी लिमिटेड होगी जिसकी, उसके लिए फीफो ही प्रैक्टिकल है, पहले आएगा पहले जाएगा, पहले आएगा पहले जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में बाहर जाएगा, तो एक्सपायर होने नहीं देता ये प्रोडक्ट को। और तीसरा, एक्सेप्टेड अंडर IAS 2। अच्छा, मैंने आप लोगों को सिलेबस पढ़ाते वक्त, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ाते वक्त ये बात बताई थी कि IASs आर नॉट पार्ट ऑफ योर AS सिलेबस। ये आपके AS सिलेबस का पार्ट नहीं होते, ये आपके A2 सिलेबस का पार्ट होते हैं। आप A2 में जाके पढ़ते हो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन आपको यहां पर यह बात पता होनी चाहिए, मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आप IAS 2 का सिर्फ रेफरेंस दे सकते हो, सिर्फ रेफरेंस दे सकते हो कि IAS 2 ये इन्वेंट्री को कवर करते हैं, IAS 2 इन्वेंट्री को कवर करते हैं, और फीफो IAS 2 के थ्रू अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग एक्सेप्टेड है, IAS 2 के थ्रू अकॉर्डिंग फीफो एक्सेप्टेड है। तो ये रहे 3 एडवांटेजेस। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। आगे का सवाल, आगे का सवाल हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पार्ट नहीं है, तो हम इसको यहीं रोकेंगे। मैं आपके लिए एक और सवाल ओपन करने जा रहा हूं, एक और क्वेश्चन ओपन करने जा रहा हूं, ताकि आज आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक प्रैक्टिस के साथ पूरा एक तरफ हो जाए, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो अब आप देखिएगा, ये हमारे पास एक और सवाल है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्रैक्टिस क्वेश्चन। गौर से देखिएगा। अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च
2024। सर हमें एक ट्रेडर ने ये इंफॉर्मेशन दी है मार्च के महीने की, ठीक है, मार्च के महीने की, मार्च 2024 की ये इंफॉर्मेशन है। 1 मार्च ओपनिंग इन्वेंट्री 200 यूनिट्स एट $4 ईच। अब आप गौर से देखो, वंस अगेन फिर से वही बात होगी कि अपना इस ट्रेडर के पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 200 यूनिट्स की और एक यूनिट $4 का है। अगर मैं कैलकुलेशन करूं, बहुत सिंपल है सर, 800 यूनिट्स, नोट कीजिएगा, $800 के ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है, $800 की ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है, ये लीजिए। उसके बाद 10 मार्च को रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं 300 यूनिट्स एट $5 ईच। इसका मतलब, अच्छा एक सवाल पूछूंगा, रॉ मटेरियल खरीदे तो रॉ मटेरियल आ रहे हैं या रॉ मटेरियल जा रहे हैं? बताओ भाई, रॉ मटेरियल आ रहे हैं या रॉ मटेरियल जा रहे हैं? रॉ मटेरियल आ रहे हैं या रॉ मटेरियल जा रहे हैं? सर रॉ मटेरियल आ रहे हैं, राइट। पहले से कितने यूनिट्स मौजूद थे? यूनिट्स की बात करो, रॉ मटेरियल की बात करो, एक ही बात है। पहले से 200 यूनिट्स मौजूद थे, अब 300 और खरीदे। नोट कीजिएगा सर, पहले 200 थे, गौर से देखिएगा, पहले 200 यूनिट्स थे, 300 इन्होंने और खरीदे, 500 यूनिट्स हो गए इनके पास। कितने यूनिट्स हो गए? 500 यूनिट्स हो गए इस ट्रेडर के पास एट द एंड ऑफ 10 मार्च। 10 मार्च के बाद इस ट्रेडर के पास 500 यूनिट्स अवेलेबल हैं। देन 18 मार्च को दिस ट्रेडर इज सेलिंग 250 यूनिट्स एट $8 ईच। 250 यूनिट्स बेच रहा है ये ट्रेडर 18 मार्च को $8 ईच के हिसाब से। इसका मतलब सर ये, अच्छा ये सॉरी, ये प्राइस ही निकाली थी मैंने, यहां 1500 आ गई और ये सेल्स आ गई 2000 की, ठीक हो गया। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, 500 यूनिट्स इसके पास मौजूद हैं 10 मार्च को, 18 को इसने 250 यूनिट्स बेच दिए, देखो जरा, तो 250 यूनिट्स बच गए, इज इट राइट? 250 यूनिट्स बच गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि बाय द एंड ऑफ 18 मार्च दिस ट्रेडर इज लेफ्ट विद 250 यूनिट्स। क्या मैं ये कह सकता हूं बाय द एंड ऑफ 18 मार्च दिस ट्रेडर इज लेफ्ट विद 250 यूनिट्स? ठीक हो गया। उसके बाद 25 मार्च को फिर परचेजेस की 200 यूनिट्स की, $6 ईच, $1200 की ये वैल्यू है। 250 यूनिट्स पड़े हुए थे, 200 यूनिट्स और खरीदे तो 450 यूनिट्स हो गए। आप देखो, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, 200 पड़े हुए थे, 300 और खरीदे, 500 हो गए, 250 बेचे, 250 रह गए, 200 और खरीदे, 450 हो गए। उसके बाद 30 मार्च को सेल्स किए 300 यूनिट्स एट $9 ईच, दिस वैल्यू इज 2700। नोट कीजिएगा, 300 यूनिट्स एट $9 ईच पे बेचे, 2700 के 300 यूनिट्स बेचे, तो नाउ द बिजनेस इज लेफ्ट विद 150 यूनिट्स। नाउ द बिजनेस इज लेफ्ट विद 150 यूनिट्स। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। यहां तो कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री on 31st March using the FIFO method. एग्जामिनर कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31st March यूजिंग द FIFO मेथड। तो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स तो निकाल लिए यहां पे, नोट कीजिएगा सर 150 यूनिट्स, 150 यूनिट्स। अच्छा मुझे बताओ, ये 150 यूनिट्स, ये 150 यूनिट्स, ये 150 यूनिट्स, क्या इसमें से बचे हुए होंगे जो सबसे आखिरी में खरीदे? बताइएगा जरा।
बताइएगा, ये जो 150 यूनिट्स हैं, ये जो 150 यूनिट्स हैं, क्या ये सबसे आखिरी वाले में से बचे हुए होंगे? आमना, हामिद, साइद, शायान, उमे रोमान, जारा, ऐसा ही है ना? ये 150 यूनिट सबसे आखिरी वाली परचेजेस में से बचे हुए होंगे, और वो परचेजेस हुई है $6 पे हमारी। तो 150 यूनिट्स एट $6, ये लीजिए $900 की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई बाय यूजिंग फीफो मेथड। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। आगे चलते हैं, ये बड़ा मजेदार पार्ट है, इसको फोकस कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त पार्ट है। कह रहे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31st March using the FCO method to 2 decimal places। अच्छा, अब आप नोट करो, कह रहा है कि इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल के दो एफको मेथड के थ्रू, 2 डेसिमल प्लेस पे निकालनी है, 2 डेसिमल प्लेस पे निकालनी है। अब एफ को अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, मुझे जवाब दीजिएगा। हो सकता है कि सवाल के थ्रू ही आपको चीज समझ आ जाए कि सर किस तरफ जाने वाले हैं। क्या एग्जामिनर ने कहीं बोला है कि परपेचुअल जाओ या पीरियोडिक जाओ? सर नहीं 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 नहीं, जारा, जारा, वो तो 9 तो सेलिंग प्राइस है मेरा बेटा, 9 तो सेलिंग प्राइस है बेटा, जारा 9 तो सेलिंग प्राइस है। हम हमेशा एनआरवी और कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, तो कॉस्ट उसकी $6 है बेटा, ये रही कॉस्ट उसकी $6 है बेटा। जारा, इज दैट क्लियर? ठीक है जारा, समझ आ गई बात बेटा? इसकी $6 कॉस्ट है, $9 सेलिंग प्राइस है, एनआरवी $9 है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, चलो आई आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई एम वेरी ग्लैड आपने सवाल पूछा, अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर दी। जारा के साथ साथ बाकी लोगों को भी यही रिकमेंडेशन है, हमेशा रिकमेंडेशन है कि सवाल पूछें, कोई है क्लैरिफिकेशन करवा लें बेटा। टॉपिक वाइंड अप होने से पहले चीजें क्लैरिफिकेशन करवा लें, मैं जवाब देने के लिए रेडी बैठा हूं। अब जरा मुझे ये बताएं, क्या यहाँ एग्जामिनर ने हमें बताया है कि पीरियोडिक मेथड है या परपेचुअल है? कहीं उसने बताया है कि सिस्टम कौन सा है, पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम? नहीं बताया ना। अब मेरी बात सुन लीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। एग्जामिनर ने आपके ऊपर छोड़ दिया, एग्जामिनर ने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप पीरियोडिक करो या परपेचुअल करो, लेकिन आप आपको खुद भी पता है, नहीं नहीं नहीं, परपेचुअल इजी नहीं होगा, पीरियोडिक इजी होगा, परपेचुअल विल बी लेंदी। परपेचुअल में हर ट्रांजैक्शन के बाद इन्वेंट्री निकालनी है। क्या हो गया भैया? उमर, उमर कासमानी साहब, परपेचुअल में हर ट्रांजैक्शन के बाद इन्वेंट्री निकालनी है, पीरियोडिक में एक ही दफा इन्वेंट्री निकालनी होगी। तो पीरियोडिक करोगे ना टाइम सेव करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए पीरियोडिक करोगे ना? क्या 1 मार्च की, 10 मार्च की, 18 मार्च की, 25 मार्च की, 31 मार्च की अलग अलग इन्वेंट्री निकालना वो ज्यादा रेलिवेंट है, या एक दफा 31 मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने? नहीं 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 नहीं, पीरियोडिक में मिक्स कैसे हो जाएगा? अभी आप देखो, पीरियोडिक आपके सामने करूंगा, इतना आसान है पीरियोडिक, इतना आसान है। पर आसान तो परपेचुअल भी है, परपेचुअल इज लेंदी। परपेचुअल इसलिए लेंदी है, हर हर ट्रांजैक्शन के बाद इन्वेंट्री निकालनी है, पीरियोडिक में एक दफा इन्वेंट्री निकालनी है। ये देखिएगा, एफ को, एफ को का मतलब क्या है हामिद? एफ को का मतलब बता सकते हैं हामिद? एफ को का मतलब बता सकते हैं? एफ को, व्हाट इज दिस एफ को? यस प्लीज। साइद, एफको का मतलब क्या है बेटा? साइद, एफको का मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक उम्मे रुमान, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक सर। एफको का मतलब है एवरेज कॉस्ट, हमने पढ़ा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल उमर कासवानी, बिल्कुल ठीक, एवरेज वेटेड कॉस्ट। ठीक है ना? तो अब आप जरा गौर से देखिएगा, एवरेज कॉस्ट निकालनी है हमें, क्या निकालनी है? एवरेज कॉस्ट। नोट कीजिएगा, मैं आपके सामने एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला लिख रहा हूं, पहले एफको का फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये देखिएगा। एफको, एफको का पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल
नंबर ऑफ गुड्स। तो अब आप जरा गौर से देखें, अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसके पास $800 के गुड्स ओपनिंग में मौजूद थे। इज दिस राइट? इज दिस राइट? $800, $800 के गुड्स 1 मार्च को मौजूद थे। मैं यहां पे लिख रहा हूं $800। ठीक हो गया। फिर ये बताएं, 10 मार्च को उसने गुड्स खरीदे, $1500 के खरीदे। कितने के खरीदे? $1500 के खरीदे। ये देखिएगा, हमें निकालनी है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स। तो 800 पहले से मौजूद थे, 10 मार्च को और गुड्स खरीदे, $1500 के खरीदे। उसके बाद इसने 25 मार्च को एक दफा फिर गुड्स खरीदे, और वो खरीदे $1200 के। वो खरीदे $1200 के। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, ये 3 दफा, एक दफा इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उसके पास, और 2 दफा उसने इन्वेंट्री और खरीदी है। ये 3 वैल्यूज उसके पास मौजूद हैं। जो ओपनिंग में गुड्स थे सर, वो 200 यूनिट्स थे, ये रहे। जो इसने ये 1500 खरीदे, इसमें इसने 300 यूनिट्स खरीदे, देखते जाइएगा। और जो इसने ये 1200 के खरीदे थे, उसमें इसने ये 200 यूनिट्स खरीदे थे। तो इसका मतलब ये कि इसने जो गुड्स खरीदे हैं 800, 1500 और 1200, ये अवेलेबल, ये मौजूद हैं $3500 के, $3500। और कितने यूनिट्स हैं? 200, 200, 400, 700 यूनिट्स। तो सर अब आप मुझे ये बताएं, अगर $3500 के अगर $3500 की इन्वेंट्री है और 700 यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट कितने का पड़ गया? सर एक यूनिट पड़ गया $5 का। दिस इज एवरेज कॉस्ट। दिस इज एवरेज कॉस्ट। नोट कीजिएगा, चाहे फीफो हो या एफको हो, गुड्स तो अब इतने ही पड़े हुए ना, 150 गुड्स तो अब इतने ही पड़े हुए ना, 150। तो सर 150 यूनिट्स एट $5, $750 की क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। आप देखो, फीफो से अलग इन्वेंट्री निकली, एफको से अलग निकली। उमर कासवानी, अब जरा बताएं, एक ही दफा इन्वेंट्री निकालना ज्यादा सूटेबल नहीं था? अब सोचो, हम ऊपर से ये काम करते हुए आ रहे होते, पहले 1 मार्च और 10 मार्च की निकालते, फिर उनके बाद 25 मार्च वाली निकालते, फिर उसके बाद 31 मार्च वाली निकालते। तो 4 दफा आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ जाता, विच इज ऑब्वियसली लेंदी। ठीक है, चलें अब आप नोट कीजिएगा, पार्ट सी और पार्ट डी फोकस कीजिएगा। दिस माइट बी वेरी न्यू टू यू गाइज, बट वेरी इजी, बहुत आसान है। एग्जामिनर कह रहे हैं प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट यूजिंग द फीफो मेथड। अब आप मुझे एक बात बताएं, एग्जामिनर कह रहे हैं प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। क्या मैंने आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट पढ़ा दी है? क्या मैंने आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट पढ़ा दी है? इनकम स्टेटमेंट के 2 सेक्शंस होते हैं, हमने पढ़ा है, ये देख लीजिएगा। मैं आपके सामने आपकी आपकी नोटबुक ओपन कर रहा हूं, मैं आप लोगों के सामने आपकी नोटबुक्स ओपन कर रहा हूं, प्लीज गौर से देख लीजिएगा। सर ये रही इनकम स्टेटमेंट की क्लास, हमारी इनकम स्टेटमेंट की क्लास। इनकम स्टेटमेंट में 2 सेक्शंस होते हैं, एक ट्रेडिंग सेक्शन होता है, एक प्रॉफिट लॉस सेक्शन होता है। सर ट्रेडिंग सेक्शन का मकसद होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। एग्जामिनर ये मांग रहा है, एग्जामिनर कह रहा है यहां ग्रॉस प्रॉफिट तक निकाल के दो, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री पार्ट सी में फीफो मेथड वाली यूज करनी है। अब आप मुझे जल्दी से बता दो, मैं ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगा इस चीज को, मुझे जल्दी से बता दो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आती है हमारे पास? इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, नोट कीजिएगा जरा। बिल्कुल हामिद, बिल्कुल ठीक है बेटा, आई एम ग्लैड दैट यू आर आंसरिंग बेटा ओवर हियर। अच्छा अपना साइद,
आमना, जारा, मुझे जरा ये बताइएगा, क्या इन्होंने गुड्स बेचे हैं? क्या इस ट्रेडर ने गुड्स बेचे हैं? क्या इस ट्रेडर ने गुड्स बेचे हैं? किस किस दिन बेचे हैं? डेट बता दो मुझे, डेट बता दो, किस किस दिन बेचे हैं? देख के बताओ जरा, किस किस दिन बेचे हैं? आमना, हामिद, उमर, साइद, शायान, उमर, उमान, जारा। यस प्लीज, हाँ सर, 18th और, नहीं 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 नहीं, 18th को बेचे हैं और 30th को बेचे हैं। उमर काशमानी, आप परचेजेस का बता रहे हो? 18th को और 30th को बेचे हैं ना, 18th को और 30th को। अच्छा बताओ, 18 को उसने टोटल कितने डॉलर के बेचे हैं और 30th को टोटल कितने डॉलर के बेचे हैं? 18 को टोटल कितने डॉलर के बेचे हैं और 30th को टोटल कितने डॉलर के बेचे हैं? देख के बताएं जरा। ये लिखे हुए, 18 को जो उसने सेल्स किए हैं वो $2000 की हैं, और 30th को जो उसने सेल्स किए हैं वो $2700 की हैं। मिलाकर हो गए $4700। ये लीजिए, ये लीजिए बेटा, मिलाकर हो गए $4700। अब नोट कीजिएगा, लेस करेंगे, सेल्स में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्या इस ट्रेडर के पास ओपनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है? क्या इस ट्रेडर के पास ओपनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है? जी सर अवेलेबल है। 1 मार्च को $800 की, 1 मार्च को $800 की ओपनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है। ये गौर से देखिएगा, ये लिख दिया 800। ऐड करेंगे परचेजेस। अब जरा मुझे ये बताएं, क्या इस ट्रेडर ने गुड्स खरीदे हैं? गुड्स खरीदे हैं? खरीदे हैं तो किस दिन खरीदे हैं? खरीदे हैं तो किस दिन खरीदे हैं? और अमाउंट कितनी है परचेजेस की, आप लोग बता दें। अमाउंट कितनी है परचेजेस की, वैल्यू कितनी है परचेजेस की? सर इस ट्रेडर ने 2 दफा गुड्स खरीदे हैं। इस ट्रेडर ने 2 दफा गुड्स खरीदे हैं। एक 10th मार्च को खरीदे हैं और एक 25th मार्च को खरीदे हैं। 1500 खरीदे हैं और 1200 खरीदे हैं। क्या बात है हामिद, क्या बात है उमर, जबरदस्त हो गया। वेरी गुड यार, आप लोगों ने मुझसे पहले ही जवाब दे दिया। सर $2700 के गुड्स खरीदे हैं। ये लीजिए, यहां पे लिखूंगा मैं 2700। अब हम लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग फीफो मेथड। तो फीफो मेथड का आंसर ये रहा 900। फीफो का आंसर ये रहा 900। तो अब आप जरा गौर से देखें और बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई? सर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 2600। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? सर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1900। बताएं मुझे, क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ गया? स्क्रीन लैग, स्क्रीन लैग हो रही है? नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, अब नहीं हो रही होगी। उस वक्त ये हो सकता है मोमेंट के लिए हुई हो, अभी तो नहीं हो रही। गाइस, बच्चों प्लीज अपडेट दीजिएगा। इज द एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? इज द स्क्रीन विजिबल? गिव मी अ थम्स अप। ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे ये बताओ, क्या ये $1900 ग्रॉस प्रॉफिट समझ आ गया? $1900 ग्रॉस प्रॉफिट समझ आ गया? 2100 आएगा? 2100। Sorry. Thank you, guys. Thank you for the correction. Yes, 2100. Thank you for the correction. I'm not using calculator. Thank you for the correction. $2100 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। हाँ, मिस्टेक्स निकाल लो उस्ताद की। हाँ, उस्ताद की गलतियां पकड़ रहे हो। अच्छा, अच्छा, सही सही। अच्छा अब मुझे बताओ, पार्ट डी में क्या कह रहा है? ये देखो, पार्ट डी में क्या कह रहा है? कह रहा है प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट यूजिंग द एफको मेथड। अब एफको मेथड, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या सेल्स पे कोई फर्क पड़ेगा? चाहे फीफो या एफको हो, क्या सेल्स पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या ओपनिंग इन्वेंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या परचेजेस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, ना सेल्स पे कोई फर्क पड़ेगा, ना ओपनिंग इन्वेंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा, ना
ना परचेजेस पे कोई फर्क पड़ेगा, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री पे फर्क पड़ेगा। तो आप नोट कीजिएगा, मैं एक काम करता हूं ना, बड़ा सिंपल सा पार्ट कर लेता हूं। हाँ, टेक्नोलॉजिया, क्या है वो, क्या बोलता है टेक्नोलॉजिया, ये लो मेरे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आई कैन यूज दिस, आई कैन यूज दिस। भैया मेरे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मैं इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकता हूं। गौर से देखिएगा, ये लीजिए सर ओवर हेयर। बस अब फर्क क्या आएगा सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज होगी हमारे पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी। नाउ द क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू वुड बी 750। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो 750 होगी। गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, इट विल बी नाउ 750, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से, जस्ट अ मिनट, आई थिंक दिस वुड बी मोर लाइकली, यस प्लीज 750। और अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएंगी, 800 प्लस 2700 माइनस 750। और राइट, थैंक यू उमर, 2750। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 2750, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारे पास, और द ग्रॉस प्रॉफिट 1950। ये लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या फीफो एफको के थ्रू इन्वेंट्री वैल्यूएशन समझ आ गई? क्या फीफो एफको के थ्रू इन्वेंट्री वैल्यूएशन समझ आ गई? क्या उस इन्वेंट्री वैल्यूएशन से कंटिन्यूएशन में ट्रेडिंग अकाउंट समझ आ गए? बस सर यही है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यही है हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन।